हेलो एवरीवन। तो इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में अब हम पढ़ने जाएंगे, बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने बुद्धि के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि बुद्धि जो शब्द है वो किसने दिया था। जी हाँ, सही बताया आप सभी ने। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द दिया। इंटेलिजेंस शब्द का जो खोज करता है वो है फ्रांसिस गाल्टन। सेकंड, इन्होंने कब दिया बुद्धि शब्द, वो दिया 1885 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या, कि सबसे पहले बुद्धि जो शब्द है, जो अपना टॉपिक है, ये दिया किसने, ये दिया फ्रांसिस गाल्टन ने। दिया कब? 1885 ईस्वी में। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। ये हमने जाना, अमूर्त संप्रत्यय का मतलब जाना। ये हम बात कर रहे हैं सामान्य परिचय के अंदर। अमूर्त संप्रत्यय उसका मस्तिष्क माना गया है, क्योंकि मस्तिष्क की कोई आकृति नहीं होती, इस प्रकार इसको देखा नहीं जा सकता। बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ मेजर किया जा सकता है, और मेजर करने के भी अदृश्य मापक हम यूज़ करते हैं। फिर हमने इसकी विशेषताओं और प्रकृति के बारे में जाना। बुद्धि शब्द की जो विशेषताएं हैं वो है, एक जन्मजात शक्ति है, विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। स्पीयरमैन ने बताया 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, कई जगह 16 से 18 भी दिया हुआ है। वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम बुद्धि है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। समस्या समाधान, चिंतन, समायोजन स्थापित करने की योग्यता है। इस प्रकार हमने और जाना क्या, कि बुद्धि और ज्ञान में संबंध समझा। बुद्धि और ज्ञान में क्या संबंध होता है? बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है, और ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। हमने जाना बुद्धि योग्यताओं का नाम है, और योग्यताएं देने का कारण क्या था, कि जब बुद्धि शब्द की परिभाषाएं बनने लगी तब उसको विभिन्न प्रकार की योग्यताएं बताया। नंबर 1, समायोजन की योग्यता। नंबर 2, अमूर्त चिंतन की योग्यता। नंबर 3, सीखने की योग्यता। समायोजन के आधार पर हमने देखे थे बहुत सारे वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, जिन्हें कहना उचित रहेगा स्टर्न, क्रूज, बर्ट, कॉल्विन, रीमैन। ये सारे वैज्ञानिक जो कि समायोजन के आधार पर बुद्धि को बताते हैं। सीखने की योग्यता, जैसे हम अधिगम के नाम से भी जानते हैं, इसको बताने वाले बंकिंगम, डियरबॉन्ड, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन, ये सारे वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि को सीखने की योग्यता के आधार पर मानते हैं। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता को बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? विनय, स्परमैन, टर्मन, फ्रीमैन। इस प्रकार विनय, स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमैन, ये आप ध्यान रख लो। जिस भी मनोवैज्ञानिक के नाम के पीछे मैन लगा हुआ हो, जैसे स्पीयरमैन, टर्मैन, फ्रीमैन और विनय, तो अपवाद के स्वरूप में आप समझ सकते हैं। ये एक ट्रिक है, एक तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप ट्रिक्स की तरह इसे लें। जो अमूर्त चिंतन के आधार पर बुद्धि को बताया, वो इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने बताया। फ्रीमैन तीनों प्रकार के बुद्धि को बताते हैं, वो और अपनी परिभाषा देते हैं। बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इस प्रकार हमने देखा कि बुद्धि का सामान्य परिचय और इतिहास क्या है, और ज्ञान और बुद्धि के अंदर संबंध क्या है। तो अब हम अपने बुद्धि के प्रकार वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बुद्धि के प्रकार, जैसा कि मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में बताया कि आपको बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक और गैरेट ने दिए। किस किस ने दिए? थॉर्नडाइक और गैरेट ने। जो कि थॉर्नडाइक का ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए बुद्धि के प्रकार को थॉर्नडाइक के अनुसार ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन कई बार परीक्षाओं के अंदर गैरेट के भी पूछ लेते हैं। अब आप कहेंगे दोनों सेम तो हैं, तीन तीन हैं। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, तीनों एक ही नाम है। अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि आपको इसमें मिलेगी, सामाजिक बुद्धि मिलेगी। शब्दों का आप देखो तो थॉर्नडाइक ने 3 नाम के नाम से पहले ही बुद्धि को प्रताया है। जैसे मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा और स्थूल बुद्धि भी कहा, उसी प्रकार अमूर्त बुद्धि को कई जगह सूक्ष्म बुद्धि के नाम से भी आप लोग पढ़ते हैं। थर्ड बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है? गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार मूर्त बुद्धि का अन्यत्र नाम नहीं पाया गया है। अर्थात
गैरेट ने मूर्त बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ मूर्त बुद्धि ही कहा। ये नहीं कहा कि ये यांत्रिक है, ये स्थूल है। ऐसी कोई बात गैरेट ने अपने बुद्धि के प्रकारों में मेंशन नहीं की है। तो जानते हैं कि यांत्रिक का अर्थ क्या होता है, मूर्त का अर्थ क्या होता है, स्थूल का अर्थ क्या होता है, और जो ये अमूर्त अमूर्त और ये सामाजिक सामाजिक बुद्धियां हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग बताया है कि यांत्रिक बुद्धि का अर्थ है मशीन, उपकरण तथा प्रयोग करना तथा उन्हें समझना। मशीन से अर्थ है कि वह बुद्धि जो मशीन को चलाने में काम ले जाती है, उसमें यांत्रिक बुद्धि काम आएगी। ये उपकरणों का प्रयोग करना। अब उपकरणों का प्रयोग, वही वाली बात, उपकरण मशीन भी हो सकता है। उपयोग करना तथा समझना, उन्हें समझने के लिए मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर जो बुद्धि लगानी पड़ेगी वो यांत्रिक बुद्धि होगी। इसमें व्यवहार होगा, जो वो क्रिया वाला व्यवहार होगा। क्रिया से मतलब है कि इसके अंदर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर करता रहेगा, ऐसा नहीं खाली बैठा रहे, अर्थात व्यवहार बुद्धि भी कहा गया है। जैसे अपन जाने तो अभियंता अर्थात इंजीनियर आपने देखा होगा, विभिन्न प्रकार के डैम, पुल या फिर बिल्डिंग वगैरह, ऐसे कई मैन्युफैक्चरिंग जो आर्किटेक्चरिंग है, ये सब कार्य करने में जो बुद्धि का उपयोग करते हैं वो यांत्रिक बुद्धि है। कारीगर भी अपन कह सकते हैं, जो मकान वगैरह का निर्माण यदि कहते हैं अपन आम भाषा में कहें तो मिस्त्री, उन्हें नाम दिया जा सकता है। वास्तुकार, वास्तु के इस कार की इस बुद्धि का क्या लॉजिक है वो बताने के लिए वास्तुकार है। मैकेनिक, आप जानते हैं कि मैकेनिक कोई भी गाड़ी का पुर्जा यदि खराब हो जाता है तो उन सबको उपकरणों का समझ होता है, उपकरण को कैसे प्रयोग करना है वो मैकेनिक जानता है। व्यापारिक, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करेगा, ट्रेड करेगा। ट्रेड करने के लिए आवागमन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवागमन की आवश्यकता पड़ेगी तो व्यवहार कैसा होगा, क्रियात्मक व्यवहार होगा। इतिहासकार कहेंगे, आप कहेंगे कि इतिहासकार इसमें कैसे होगा, इतिहासकार इसमें ऐसा होगा क्योंकि वो साफ दिखाई वाली चीज, ये स्थूल बुद्धि से संबंधित बात है। क्यों? क्योंकि इतिहासकार जब भी कोई इतिहास की उत्खनन कार्य करता है इतिहास का, तो वह उससे जुड़ी हुई चीजों को जुटाता है। तो वो चीजें कब जुटाएगा, जब वो चीज साफ दिखाई देंगी। इस प्रकार इसको स्थूल कहा। मूर्त का मतलब होता है जिसमें पांचों कर्मेंद्रिय सक्रिय हों। आप सभी को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कर्मेंद्रिय क्या होती हैं। मूर्त बुद्धि का संबंध मैंने बोला ना, कार्य देखना, सफल हो जाना, मतलब कार्य को देख कर सफल हो जाए कार्य। इस प्रकार यांत्रिक बुद्धि को समझ सकते हैं। सेकंड बात, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, ये सब हम बातें गैरेट और थॉर्नडाइक दोनों के सम्मिलित रूप से पढ़ रहे हैं इसे। अमूर्त बुद्धि के अंदर हम देखेंगे गणितीय तर्कणा की समझ, अर्थात गणितीय चिन्हों को समझना, गणितीय क्रिया को समझना। तर्क वितर्क से आशय आप समझ सकते हैं कि किसी बात का लॉजिक निकालना। लॉजिक निकालने के लिए आपको अमूर्त चिंतन करना पड़ेगा, ऐसा चिंतन जो देखा न जा सके, सिर्फ सोचा जा सके, जिसमें दिमाग, मेंटल लेवल अमूर्त बुद्धि का कार्य करे, उसे तर्क चिंतन में आएगा। चिंतन अमूर्त हो, जैसे आप ये बदलेंगे कि कौन कौन करते हैं, तो ये देखो दार्शनिक हो गए, वैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक जो चीज़ों की खोज करते हैं, उन्हें पता थोड़ी होता है कि ये चीज़ें देखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती है। पहले वो इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाने के बाद में निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालने के बाद में वे निष्कर्ष प्रयोगों से निकलते हैं। तो ये सब बुद्धि कार्य करेगी अमूर्त बुद्धि के अंदर। कलाकार इमेजिनेशन को प्रयोग करके, कलाकार अपनी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके अभिनय करता है, तो उसमें अमूर्त बुद्धि का योग होगा। चित्रकार भी अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा चित्र बनाता है, इसके अंदर भी अमूर्त बुद्धि देखी नहीं जा सकती, इसलिए चित्रकार अमूर्त बुद्धि का यूज करता है। सामाजिक बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक बुद्धि के अंदर क्या होगा, यह है, इसकी मैंने परिभाषा दी है, देखिए आप, ये वह सामान्य मानसिक क्षमता है जिससे एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है और उनके साथ कुशलता से व्यवहार करता है। अर्थात समाज में रहने के लिए जिस बुद्धि का अधिक उपयोग किया जाता है वह सामाजिक बुद्धि है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये किन में होगी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता। इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, वे जो इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो सामाजिक बुद्धि के अंदर करते हैं। मंत्री कह सकते हैं हम, कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति मानव संबंध के इस ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। आगे बात करेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। प्रमुख कारक तो वैसे बहुत सारे हैं, अपन बात करें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कारक है वह है वातावरण, वंशानुक्रम और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। मैंने वातावरण के साथ में लिख रखा है सर्वाधिक, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है बुद्धि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक का नाम बताइए। उसके अंदर ये तीनों ऑप्शन में हो और चौथा ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा वातावरण। क्यों? क्योंकि वंशानुक्रम तो सिर्फ नाम मात्र का होता है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ये जरूरी थोड़ी है, पहलवान का बेटा पहलवान बने ये जरूरी थोड़ी है। लेकिन यदि पहलवान के बच्चे को डॉक्टर के घर में वातावरण मिले तो वह डॉक्टर बन सकता है। या फिर गरीब परिवार के व्यक्ति को यदि अपन सुविधा मुहैया कराएं और वातावरण उसको ऐसा डेवलप कर दें कि उसे कुछ ना कुछ करना है, तो ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो उसके आड़े आ सके, वह अपने कार्य में सफल अवश्य होगा। तीसरी बात आती है वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। यह जरूर इम्पोर्टेंट है कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों आपस में तालमेल बिठाकर बुद्धि को प्रभावित करें। इस प्रकार हमने देखा बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। बुद्धि के प्रकार तो रिवीजन करते हैं। बुद्धि के प्रकार में हमने थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को पढ़ा, गैरेट के अनुसार बुद्धि को पढ़ा और जाना कि दोनों ने सेम बात की है, बस अंतर है ये प्रथम वाला। इसके अंदर यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, स्थूल बुद्धि भी कह सकते हैं, जबकि गैरेट ने सिर्फ मूर्त बुद्धि का नाम लिया था। फिर हमने यांत्रिक बुद्धि को समझा कि मशीन को चलाने में, उपकरण को चलाने में, उनको समझने में जिस बुद्धि का कार्य करेगी वह यांत्रिक बुद्धि करेगी। व्यवहार क्या होता है? क्रियात्मक व्यवहार होता है, व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। मूर्त बुद्धि में हमने देखा इसमें पांचों कर्मेंद्रिय काम करें, कार्य देखना होता है, सफल हो जाता है, अर्थात जिसको देखकर सफल हो जाए वह मूर्त बुद्धि है। स्थूल बुद्धि जो साफ दिखाई दे, जैसे इतिहासकार अपने उत्खनन कार्य के अंदर देखकर बता देता है, तो वह उस समय स्थूल बुद्धि का यूज कर रहा होता है। सेकंड हमने देखा अमूर्त बुद्धि के बारे में, गणितीय तर्कणा की समझ इसमें विकसित होती है, तर्क वितर्क आदमी करना सीखता है, चिंतन करना सीखता है। किन में होती है? दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार में। सामाजिक बुद्धि के हमने देखा कि व्यक्तियों को समझने में और उनके साथ कुशलता से व्यवहार करने में जिस बुद्धि का यूज होता है वह सामाजिक बुद्धि है। सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, मंत्री आदि, कूटनीतिज्ञ, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक कार्यकर्ता वाली बुद्धि होती है। फिर हमने जाना बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? वातावरण। इसको समझा कि वातावरण किस प्रकार प्रभावित करता है। वंशानुक्रम ये नाम मात्र का है लेकिन प्रभावित करता है, इसलिए हमने इसको मेंशन किया यहाँ पर। और वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया, अंतिम बिंदु, इसको भी समझा। तो आज हमने बुद्धि के प्रकार के बारे में समझा। होप सो आपको इसको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।